गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और अगर आपको आपके कोई क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, तो आप कर सकते हैं, अपने डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट बस वेट कर लेते हैं, क्योंकि लिंक हमने बिल्कुल टाइम पे भेजे और लोगों को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अगर प्रैक्टिस से कोई रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस किया जा सकता है किसी भी सब्जेक्ट पे। पॉल्यूशन हुआ या फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्या चीज़ है और इलेक्ट्रो नाम क्यों पड़ा, इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चंस हैं जहन में, क्योंकि हम बार बार हर लेक्चर्स के अंदर इस चीज़ को आ, बताते रहते हैं। तो ऐसा होता है कि सभी बार बार सुनते रहते हैं, अगर नए कोई लोग हैं तो क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके। आज का लेक्चर है, पिछले भी सेशन में ऑस्टियोपोरोसिस था, आज भी ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और हमारी मेडिसिन कैसे काम करती है और किस बेस पे काम करती है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, न्यूट्रल्स क्या है। अभी तो बहुत सी बुक्स आ गई हैं जिसमें डायरेक्ट प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है। D3 में दे, कभी D2 में कहीं पे आता है, कभी D1 पे भी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो ये समझ ले, D1 हमारी कंसंट्रेट मेडिसिन है। ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म में 114 प्लांट्स का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन, जैसे कि स्क्रोफलोसो 1 है, जितने उसमें प्लांट्स यूज़ किए गए हैं उसका सिर्फ कॉम्बिनेशंस होता है, वो डाइल्यूशन फॉर्म में नहीं होती, कंसनट्रेट फॉर्म में होती है। जब भी मेडिसिन का प्रोडक्शन होता है तो फर्स्ट जो पोजीशंस होती है वो टिश्यूज फॉर्म में होती है। फर्स्ट प्लांट का कलेक्शंस वो ऑर्गन्स में हो गया। आप प्लांट्स का क्या चीज़ ले रहे हैं, फूड्स ले रहे हैं, शीट्स ले रहे हैं, पूरा प्लांट्स ले रहे हैं, लीफ ले रहे हैं, या उसके रूट्स को ले रहे हैं, तो ये क्या हुआ, आर्गन। फिर सेकंड आता है, आर्गन के बाद जो है आप जो प्लांट्स से जो एक्सट्रैक्शन होता है वो टिश्यूज फॉर्म में हो जाता है। ओके। सेकंड जो फॉर्म जो मतलब आर्गन्स हमने कलेक्ट किया और उसको डिस्टिलेशन के लिए रखा, तो वो बना, उसमें से जो सिक्रेट किया, जो एक्सट्रैक्शन हुआ, जो मटेरियल्स मुझे मिला, हाईली केमिकल होगा, टॉक्सिक्स होगा और D1 होगा। ओके। तो जो कॉम्बिनेशन से हमने एस्क्रोफ्लोसो 1 एंजाइड को 3 या वार 1 या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हमने बनाई, तो वो जो होगी D1 होगी। सिर्फ हमने मल्टीपल प्लांट्स को एक साथ एक कॉम्बिनेशन में रखा, तो उसके केमिकल लेवल बहुत ज़्यादा होंगे, टॉक्सिक्स होगा। तो उसमें जो है पहला जो कॉम्बिनेशन हमारा एक्सट्रैक्शन में निकला उसमें टिश्यूज़ होंगे, देखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो टिश्यूज़ कहे जाएंगे। सेकंड पार्ट जब आता है, फर्स्ट पार्ट टिश्यूज़ हो गया, सेकंड पार्ट में जब हम बढ़ते हैं तो सेल आता है। जब उसे एक बार हम डाइल्यूट करते हैं तो उसका कलर थोड़ा कम हो जाता है और वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है, तो वहाँ पे मुझे फ़िल्टर करते जाते हैं, बार बार ये फ़िल्टर की प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो मिलता है सेकंड लेवल पे वो सेल फॉर्म में मिलता है, D2 हो गया सेल फॉर्म में। D3 अब जब हम तीसरी बार डाइल्यूट करते हैं 1:9 से, इसमें जो फार्मूला है 1 ml, हमने जो एक्सट्रैक्शन किया है प्लांट्स का, जिसका एसेंस निकाला है, जिसका
स्पेजिक भी कह लें, वो निकाला है। तो वो हुआ फर्स्ट D1, 1:2 डायरेक्ट हो गया, 10 ml आपने लिया, उसमें से 1 ml लेकर के और 9:1 का रेशियो रखा, तो ये आपका हो गया D2। D2 जो हुआ वो सेल फॉर्म में हुआ। D1 जो हुआ डायरेक्ट आपने कॉम्बिनेशन करके प्लांट्स को एक बोतल में रखा है और उसको एक नाम दिया है S1, तो वो हो गया D1। D1 जो है कंसंट्रेट होगा, D2 थोड़ा लाइट होगा, कलरफुल होगा। D2 में होंगे आपको मिलेंगे सेल। फिर जब हम और डिवाइड करेंगे 1:9 से फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो सेल से जो ब्रेक करेंगे तीसरे नंबर पे ऑर्गेनेल्स। आप जब सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो स्टडीज़ में मिलेगा ऑर्गेनेल्स। तो तीसरा स्टेप आएगा आपके पास ऑर्गेनेल्स, बस सेल्स का जो एक छोटा पार्ट है वो आपको मिलेगा। जैसे 1:9 D2 से हम लेंगे, 9:1 करेंगे तो D3 बन जाएगा। ठीक है, D1, D2 एंड D3 में जो आएगा वो ऑर्गेनेल्स हो जाएगा। अब हम इसे और डाइल्यूट करते हैं 1:9 से 4 कंडीशन में, D4। यहाँ पर आपको ऑर्गेनेल्स हो गया सेल। अब यहाँ पे आपको सेल मिलेगा, सॉरी सेल ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे मिलेगा मॉलिक्यूल्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स। चौथे नंबर पे आपको मॉलिक्यूल्स मिलेगा। मैंने ऑर्गेनेल्स को और भी ब्रेक किया, वो मॉलिक्यूल्स में पाया गया। मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे उसे हम डाइल्यूट किया तो D4 हो गया 1:9 से, ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म में आ गया हमारे पास D4। अब इसे जब D5 हमने में कन्वर्ट किया 1:9 से, तो मॉलिक्यूल से ये एटॉम फॉर्म में आ गया। D5 की जो हम प्रैक्टिस करते हैं एटॉम फॉर्म की होती है। जैसे कि आप साइंस अगर पढ़े होंगे, साइंस के अंदर देखा होगा कि वाटर्स के 3 स्टेप अगर हम अडॉप्ट करते हैं। पहला उसको फ्रीज करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम लेते हैं तो वो सॉलिड होती है। सॉलिड के बाद अगर उसे हम डाइल्यूट करते हैं तो लिक्विड होती है, और उसे और डाइल्यूट करते हैं तो उन और ब्रेक होती जाती है। बार बार वो डाइल्यूट होने के बाद एक बार ऐसा होता है कंसंट्रेशन जो केमिकल का होता है वो कम हो जाता है, उसके जो इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं। तो हम 3 पार्ट में पार्ट वाइज टूटता जाता है, तो यहाँ पे होता है मॉलिक्यूल्स मिल जाता है। अब इससे आगे जब हम और बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बाद मुझे मिलता है जब ब्रेक करते हैं तो एटॉम्स। एटॉम्स के बाद जो मुझे मिलता है 1:9 से अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलता है न्यूक्लियस। अब हमारा ये डोज जो D5 के बाद है हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मेडिसिन की क्वांटिटी किस लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। पर 5 kg बॉडी वेट पे अगर हम 1 ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं और लिक्विड के अंदर हम मिला के दे रहे हैं, मिक्सचर के अंदर दे रहे हैं, तो ये एक बार और टूट रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है बॉडी के अंदर एटॉम। एटॉम ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, पॉजिटिव कंडीशन में वर्क कर रहा है, तब ये समझेंगे, जब एग्रेवेशन आता है तब ये समझेंगे कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो मेडिसिन के अंदर है वो स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव वर्क कर रही है। पॉजिट्रॉन फेज में मेडिसिन ज़्यादा कंडीशन में है, एक्टिव है। ऐसी कंडीशन में फिर हम उसको और न्यूट्रॉन फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं D5 की, पेशेंट को दिया है मिक्सचर बना करके, वो एक तरीके से समझिए D6, हालांकि उसको D6 नहीं, सब स्टैंडर्ड फार्मूला है। जो ड्रॉप हम मिला रहे हैं किसी भी बॉटल में, किसी भी लैब वालों ने बताया या किसी प्रैक्टिशनर्स ने बताया है कि इतने ड्रॉप मिला लो तो ये 4 डाइल्यूशन हो जाएगा, 4 D4 हो जाएगा, D5 हो जाएगा, तो वो सब स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो ये जो हमने 5 ड्रॉप मिक्स किया, तो यहाँ पर आपका अगर 50 ml में हमने इसको मिक्स किया 5 ड्रॉप, तो यहाँ पर 5 ml 1 ड्रॉप आया, और 1 ड्रॉप और ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है वह एटॉम से बन रहा है। ये तो फिजिक्स का है, थोड़ा यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में थोड़ा टाइम था इसलिए हमने डिस्कस किया।
तो इसको जब हम लेकर के, जब एग्रावेशन इस मेडिसिन से आ रहा है, पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन राइज कर रही है और बजाय कंट्रोल होने के, नेगेटिव होने को पॉजिटिव एक्स्ट्रा चार्ज हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में फिर वो मेडिसिन को हम वापस ले लेते हैं पेशेंट से वापस मंगा लेते हैं और उसे एक बार और डाइल्यूट करते हैं। अगर पेशेंट है, आपके कॉन्फिडेंस है पेशेंट ऐसा कर सकता है, तो पेशेंट से क्या कहेंगे कि 1.5 ml आप मेडिसिन को लो, जो मिक्सचर दिया गया है उसे 1 लीटर बॉटल के अंदर मिक्स करो, और मिक्स करने के बाद उसको 1 कप TDS या QADS या फिर कंडीशन के हिसाब से दिन भर उसे पीने के लिए कहा जाए। तो ये जो जाएगा वो न्यूक्लियस फॉर्म में जाएगा, बिल्कुल न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन होगा। हम सेल के न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल करते हैं, और अगर बॉडी का पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव डिजीज़ है, जिसके मतलब है पॉजिट्रॉन विंग्स बढ़ा हुआ है, काम ज़्यादा हो रहा है और फोर्स ज़्यादा है, तो फोर्स को कम करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन मीन्स निगेटिव चार्जेस को देंगे, जैसे कि बुक्स में लिखा हुआ है। और जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो न्यूट्रल बेस से शुरू होगी। न्यूट्रल्स में भी हम जो अपने ग्रेविटी कंडीशन, जिस शहर में रह रहे हैं, यह सिस्टम ऑफ मेडिसिन ग्रेविटी पे काम करती है, हाइट पे रेंज बदल जाता है, सी एरिया समुद्री एरिया में वो उसका रेंज भी बदल जाता है। जैसे कि आपने D5 दिया और कोई किसी, जैसे कि बॉम्बे हैं, दिल्ली हैं, जो अपार्टमेंट में रहते हैं 10 फ्लोर 20 फ्लोर पर, तो ऐसे पर्सन जो आपके वहाँ, आपने उसको 1 ड्रॉप या 5 ड्रॉप ओरल एक टेस्ट किया था, पेशेंट को आपने एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया था, उससे उसको फ़ायदा हुआ। लेकिन वही जब आपका लेकर मेडिसिन अपने घर जाता है और वहाँ पीता है टॉप पोजीशन पे, तो उसे मेडिसिन एग्रीवेट करने लगती है, कहता है सर आपने जो मेडिसिन दी थी तो इससे हमारी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, लेकिन क्लिनिक में आपके सही थी। ये हमारे साथ हुआ है, इसलिए हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर आप क्या करेंगे, जो अभी हमने बताया 1 लीटर वाला फार्मूला अपना लें, नहीं तो पेशेंट्स को वापस बुलाएं और उसे और डाइल्यूट करके दें। तो उसमें कुछ नहीं करना है, मेडिसिन वही रहेगी, उसमें से सिर्फ आपको 1 ml लेना है और 50 ml डिस्टिल वाटर के अंदर, डिस्टिल वाटर नहीं, जो एक्वागार्ड है, प्योरेट है, बैसलरी है, किसी भी पानी में जो आप यूज़ करते हैं वाटर पेशेंट्स को देने के लिए मिक्सचर को, उसमें आप मिक्स कर सकते हैं और मिक्स करके नया लेबल लगा कर आप दे दें। और जो उसकी पुरानी मेडिसिन है जो ले गया है, उसे उसका नाम लिख करके एक किनारे जगह पे पैक कर दें। जब फिर नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर नेक्स्ट उसी में से डाइल्यूट करके देंगे। तो ये हुआ पेशेंट्स में एग्रेवेशन आने की कंडीशन। अब जैसे टॉप फ्लोर पे हुआ, आपने क्लिनिक में किसी पेशेंट्स को दिया और वो किसी और एरिया में चला गया, स्टेट चेंज कर दिया, आप जैसे आप दिल्ली में हैं, वो पेशेंट गुजरात या बॉम्बे की तरफ निकल गया, वो मेडिसिन उसे काम नहीं कर रही है, तो रीज़न क्या है, उसको हमें पॉजिटिवली मेडिसिन को और इंक्रीज करना चाहिए। तो उस कंडीशन में उस पेशेंट से हम सलाह एडवाइस करेंगे कि आप जो है मेडिसिन का डबल डोज कर दें, क्योंकि वहाँ पर जो है ग्रेविटी बदल गई है, तो इसलिए वहाँ पर मेडिसिन का वर्क बदल जा रहा है। तो बहुत से प्रैक्टिशनर्स की शिकायत होती है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और कहीं पे अच्छा रिजल्ट मिलता है, कहीं अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो पहली बात तो कॉलेज में इस टाइप की कोई स्टडीज़ नहीं है कि हमारी मेडिसिन जियोग्राफिकल कंडीशन पे किस तरीके से काम करती है, इन्वायरमेंट पे कैसे काम करती है। अभी जैसे ठंडक शुरू हो गई है, आपको जहाँ 5 ड्रॉप यूज़ करते हैं वहाँ 10 ड्रॉप यूज़ करना पड़ेगा, 10 से 20 ड्रॉप करना पड़ेगा, कि कोल्ड है और इसमें नेगेटिव जो है चार्ज, नेगेटिव बॉडी हो गई है, नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, तो हमें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देनी होगी। यही जब गर्म का मौसम होगा, समर का मौसम चलेगा, अप्रैल और मई का जो मौसम होगा, सीजन्स होगा, उसके अंदर हम इसे नेगेटिव बना के देंगे। और क्योंकि वहाँ बॉडी के अंदर हीट, एटमॉस्फेयर हीट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर राइज होगा, इस कंडीशन में हमारे सेल्स का जो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ऐसी कंडीशन में हम जब D5 में कभी कभी वो एग्रेवेशन करने लगती है, फिर वही फार्मूला अपनाएंगे जो टॉप फ्लोर वाला है वो अपनाएंगे।
कि 1 लीटर बॉटल्स में अपनी मेडिसिन को मिक्स करवाएंगे और उसे देंगे, या फिर उसे बुला करके मेडिसिन को डाइल्यूट कर देंगे। तो ये हुआ वेदर के अकॉर्डिंग मेडिसिन का वर्क। ये जल्दी नहीं मिलता, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और अदर साइंस से स्टडीज़ करने पे बॉडी के सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर्स के स्टडीज़ करने पे ये चीज़ सामने निकल के आई। और यहाँ पे हमने कई जगह प्रैक्टिस की, पहाड़ी इलाका में, जैसे कि यूपी में महाराजगंज वगैरह एरिया हुआ, वहाँ पे हमारे कम से कम 2 साल तक प्रैक्टिस रही कैंप के अकॉर्डिंग। फिर गोरखपुर में बहुत सी जगह पे थी, और बस्ती के अंदर थी। अब सूरत में है तो सूरत में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ इसका, और हमारे पेशेंट्स भी इस वक्त ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हर स्टेट से लगे हुए हैं, और स्टेट के साथ साथ वो अलग अलग एरिया के हैं, उनके रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से है। अभी कुछ 2 साल पहले हमारे पास केस था अकोला का, महाराष्ट्र का, जहाँ पे ब्रेन कैंसर था, और वो पूरे 100% सॉल्व हुआ। वो उसे सिम्टम्स जो थे राइज कर रहे थे एपिलेप्सी के। डॉक्टर्स ने बाद में एमआरआई की, कैंसर क्लियर कर दिया, ट्रीटमेंट दिया, 2 साल ट्रीटमेंट चला, और लास्ट स्टेज पे था। डॉक्टर ने कह दिया था बिल्कुल 6 महीने की मुद्दत है इसके पास, इससे ज़्यादा ये नहीं बच सकती। ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हमने ट्रीटमेंट किया, और आज वो करीब अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये तो 2 साल नहीं, बल्कि 2 साल पहले तो दूसरा केस था, ये और भी ज़्यादा वक्त हो गया है हमारा, तो करीब यहाँ पे 20 साल हो गया, तो करीब ये 7-8 साल पहले की बात है नियर अबाउट। तो आप प्रैक्टिस करो, ईएच में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ईएच में रिसर्च के स्कोप हैं। आप इसको सेल लेवल पे स्टडीज़ करो, इंटरसेलुलर करें, बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी पे स्टडीज़ करें, आपको मिल जाएगा। मटेरियल्स आपको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जहाँ भी साइंस रिसर्च सेंटर्स हैं, आप यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब कह रहे हैं, आप ले सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, और आप वेबसाइट पे जाकर के सर्च भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को डाल करके वहाँ से अपना एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी कोशिश है कि उसी चीज़ को हम यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म पे दें। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस एंड ये सिस्टम। एनी क्वेश्चंस? हेलो सर। जी हाँ, बोलिए। सर जी, हेलो हेलो आवाज़ कट रही है सर, आपकी, वो जो ग्लोबल से लोग आवाज़ आपकी कट रही है, आवाज़ कट रही है थोड़ी आप। सर जी 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 सर, जैसे सर कुछ लोग ग्लोबल से प्रैक्टिस करते हैं सर। ग्लोबल्स, पिल्स पिल्स से ना, ग्लोबल से। जैसे 20 जी जी, आवाज़ आवाज़ कट रही है, शायद आपके हेलो। वहाँ। हाँ, हेलो। जैसे सर ये एनएल सिन्हा में जी जी जी, आ रही ग्लोबल, सर। ग्लोबल स्पार्क में है जी। एनएल सिन्हा की आवाज़ आपकी कट कट के आ रही है, जी सर, जी सर। तो जी हाँ हाँ सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम। जी हाँ, जी जी तो जी। सर उसके बाद थोड़ा सा वो करें। देखिए, ग्लोबल्स फॉर्म में जो है D5 रेंज की मेडिसिन होती है, पर 5 जी के सर। जी बॉडी वेट पे 1 ग्लोबल्स का यूज़ करने का प्रैक्टिस है, उसकी तरीका है। आप एन एल सिन्हा साहब की बुक अब देखें, क्योंकि हमारी भी स्टडीज़ एन एल सिन्हा, जब हम जिस वक्त 96 में हमने एमडी किया इससे EH मेडिसिन से, तो एन एल सिन्हा साहब की ही बुक थी, और मंजी श्रीवास्तव आगरा की थी, इन्हीं बुक से स्टडीज़ किया, और आगे मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह थी। तो एन एल सिन्हा साहब ने जो है 1 ग्लोब्स को 180 ml के अंदर भी ये 1 ग्लोबल्स मिक्स करके उससे भी प्रैक्टिस करते थे। वो उसको कहते थे फर्स्ट डाइल्यूशन, वो डाइल्यूशन होता था। लेकिन हमारे आज शायद सिन्हा साहब आए। सर जी, ओके, हमारे बीच शायद आर के श्रीवास्तव नहीं है, तो आर के श्रीवास्तव उन्हीं के एन एल सिन्हा पैटर्न पे भी प्रैक्टिस करके देखा उन्होंने, क्योंकि हमने तो लिक्विड फॉर्म में किए, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा, उनको मिला। और ग्लोबल्स फार्म में कर सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन होम्योपैथिक जैसी दिखती है, इसलिए थोड़ा सा ऑड लगता है कि होम्योपैथिक के एडवर्टाइज हो। अच्छा, होम हर टेम्परेचर उस पर भी राइज करता है। हमने यहाँ पे ग्लोबल फार्म में प्रैक्टिस की कोशिश की सूरत के अंदर, लेकिन यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। मॉइस्चर की वजह से जो भी टैबलेट्स बनाई गई या जो कैप्सूल बनाए गए वो ब्रेक कर गए, टैबलेट्स के कलर गायब हो गए,
कलरफुल अगर थी, और या फिर बाद में वो फट गई या वो मिक्स हो गई आपस में, तो लिक्विड फॉर्म ज़्यादा बेटर रहता है। जी हर जगह कहीं पे भी जाए पेशेंट, उसका एक ही जैसा वर्क होता है। ठीक है। और आप सर, लेकिन सर जी सर जी जी सर मैं मेरा ये कहने का सर था सर जी कि जैसे जो मान लीजिए कि हम लिक्विड फॉर्म में तो पेशेंट को देंगे सर, जी जी वो अलग चीज हो गई सर। जी 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 लेकिन बेस क्या है कि जैसे मान लीजिए उनका ग्लोबल्स कोई मंगाता है, जी एनएल सिन्हा जी का, जी जी वो ऑयल आते हैं सर, मतलब ये D4 के सर हैं ग्लोबल्स जो आते हैं सर, जी उनके। नहीं, D5 तो होते हैं। उससे जो है अगर D5 जी है। सर। D5 है क्योंकि उनकी ही हमने अच्छा। फार्मेसी से पढ़ी है। तो जो फार्मूला है, अब आपको हम जी जी फार्मूला भी सर। बता दें कैसे बनाने का तरीका उनका है। अब जैसे कि D3 आपका स्पेजिक है, एसेंस है, आपने जी लिया D3 का। D3 को 5 ml ले जी लीजिए। सर। जी 45 ml रेक्टिफाइड स्पिरिट जी विद डाइल्यूट डिस्टिल वाटर लेना होता है, डायरेक्ट नहीं होती है उनकी। तो जी उससे जी जी सर। उसमें आप 5 ml आपने ये लिया, 45 ml मिक्स RS डिस्टिल वाटर लिया, 50 ml हो गया। ओके। मतलब ये ये वन वन लाइन का फार्मूला चलेगा सर। हाँ, 1 लाइन का फॉर्मूला। ये हो गया आपका D4 जो जी आपने जी। बनाया, D4। अब ओके। इसको आप सेकंड टाइम में जी जब सर आप जी सर। 450 ग्राम्स ग्लोबल्स लेते हैं 20 नंबर्स की, उसके अंदर जी सर। स्लोली जी स्लोली डालना है, एक दिन में सारे लिक्विड्स को नहीं डालना है। डालना जी उसमें सर। मिक्स करना है, मिक्स करके उसको जैसे रोटी बेलते हैं बेलन की जगह रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज। जी सर। और थोड़ी देर रख देना ओके। है, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए रख देना है। फिर जब वो ग्लोबल सूख जाएं, जी फिर उसमें मिक्स करना है। इसी तरीके से 5 ml जी 10 सर। ml कर करके ये 50 ml उस 450 ग्राम्स ग्लोबल्स में हम मिक्स मिक्स करेंगे। कर। वो डिजोल्व हो जाएंगे उसके अंदर, मिक्स जी एब्जॉर्ब जी कर सर। जाएंगे। ऐसी कंडीशन में वो फिर आपकी डी हाँ जी फाइव सर, हो जाते हैं। हाँ D5 रेंज की वो आपकी ग्लोबल्स एनएल सिन्हास आपकी तैयार हो गई। ये जी जी सर। जी सर। ये आपकी तैयार हो गई। उसको सर वो ओरिजिनल बोलते हैं सर। ओरिजिनल जी। ओरिजिनल जी, यही ओरिजिनल है। ठीक। ओके। जी सर जी सर। एनी टाइप और एनी और क्वेश्चन कोई भी है, एनी टाइप्स क्वेश्चंस? तो, तो सर इसको यूज करने का क्या सर, कैसे? 5 kg पर बॉडी वेट पे लेते हैं। और जैसे कि 5 आपने एनएस साहब की अगर बुक देखा होगा तो उसमें दिया होगा 5 ग्लोबस, 5 to 10 ग्लोबस। BD भी दिया है, TDS भी दिया है, 100 ग्लोबस भी जी दिया है। जैसे कि टॉक्सिक पोजीशन है, कोई पॉइजन केस जी है सर। तो उसमें 100 ग्लोबल्स S1 की भी दी गई है। और अगर किसी कोई नशे में है जी तो जी सर। उसमें 50 to 100 ग्लोबल्स जो है वो डिजोल्व करके डिस्टिल वाटर के अंदर वो डायरेक्ट पिलाया गया, नशा भी उतर गया। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशन में। जी जी सर। देखिए, पहले नंबर पे हम EH को कैसे समझेंगे, बॉडी की डिमांड क्या है, हम उनके जो सिम्टम्स होंगे सिम्टम की स्टडीज करेंगे, सिम्टम के अकॉर्डिंग हम आर्गन बिल्कुल की सर। स्टडी करेंगे। आर्गन की स्टडी, आर्गन में जी किन सर। कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व हैं। अब जैसे कि अभी बताया गया है 5 सिस्टम हमारे बॉडी का, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 5 सिस्टम हुए। 5 सिस्टम लोग ये समझते हैं कि जैसे कि कार्डियक सिस्टम हुआ तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, जो खाना जी खाया जो डाइजेस्ट किया वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो हो गया जहां हमने यूरिन जी पास सर। किया, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम वो हो गया जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हुआ। लेकिन नहीं, रिप्रोडक्टिव जी सिस्टम सर। वो हुआ सर। जो कि मतलब हमारा जो है सेक्स ऑर्गन्स जो डेवलप कर रहा। तो ये जो चीज़ें हुई ना, तो ये एक्सटर्नल सिस्टम हुए। हमारा कंसेप्ट है कि हार्ट का अपना एक कंप्लीट सिस्टम है, कंप्लीट सिस्टम। और कंप्लीट सिस्टम जी किस टाइप का होता है, जी सर। जी सर। जैसे कि उसको ब्लड की भी ज़रूरत पड़ती है, उसको न्यूट्रिशंस की भी ज़रूरत जी पड़ती है, सेल्स को, उसके सेल्स को एक्सक्रीशन की भी ज़रूरत जी पड़ती है सर। कि जो टॉक्सिकेशन हार्ट के मसल्स के अंदर हैं वो तो रिमूव होंगे, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम वो हुआ जब ब्लड जी सर्कुलेट करके वहां पर सेल्स को न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा है, तो उसका वो मेटा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। जी नर्वस सिस्टम उसका हुआ हार्ट का, जो हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारा बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी है हार्ट को पंप करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, ये उसका नर्वस सिस्टम हो गया। जी सर। अब ये सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हो कि जो सेल उसके अंदर डैमेज हो रहे हैं वो बॉडी रिमूव कर रही है और न्यू सेल फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हमारा आर्गन हमेशा एक्टिव और स्ट्रांग रहता है। ओके। तो इसके ये जी सारे सर। सिस्टम एक साथ वर्क कर रहे हैं।
लोग क्या करते हैं, सिर्फ A3 और BE को याद कर लिया, बाकी छोड़ दिया। हमारे प्रैक्टिस का तरीका जी ये है सर। कि हमने एस्टन को भी यहाँ पे लिया, जी सर। C5 को लिया टिश्यू डैमेज पे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के जी अंदर, एस्टन लिया, C5 लिया, जी जी। जी सर। A3 लिया अगर मतलब कंफर्म है कि सिर्फ मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। अगर वो कार्डियक अरेस्ट टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है या कंजेशन है, उसमें हमने A1 को अटैच किया। A1 जो है जी सर। ट्रांसपोर्ट मेडिसिन होती है जो न्यूट्रिशन सप्लाई करती है और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ऑक्सीजन डिफिशिएंसी अगर हार्ट के अंदर हो रही है तो A1 देंगे, अगर पंप में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जी A3 सर। देंगे, वेनस सिस्टम जी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो A2 देंगे। तो इस तरीके से हम सेक्शन डिवाइड कर देंगे। तो एस्टन हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, जी जो सर। डाइजेशन से जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए हार्ट के लिए, जो मतलब जो न्यूट्रिशन चाहिए वो बन नहीं पा रहा, वो हमारा डाइजेशन सिस्टम उसे केयर नहीं कर रहा, उसे आगे बढ़ा दे रहा। तो एब्जॉर्ब जब एस्टन हम देते हैं उसके साथ, तो वो अच्छा एस्टन के अंदर जो है S5 का भी रेंज आती है, कॉम्बिनेशन है। S5 कार्डियक मसल से भी जी काम सर। करती है, टिश्यूज पे भी काम करती है। तो S10 और C5 मिलकर के कार्डियक टिश्यूज और सेल्स के डीजनरेशन को जनरेट करते हैं और उनके मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करते हैं। F1 नर्वस सिस्टम जी मेंटेन सर। करता है। ए ग्रुप की मेडिसिन जो है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका मेंटेन करता है न्यूट्रिशन सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब उसके जो है ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन करते हैं। और आरई जो है हम जी यूज़ सर। करते हैं, आरई करते हैं अगर आर्टरी कहीं पे डायलेट हो गई है तो उस सॉरी कंजेक्ट हो गई है तो उसे माइनर कंडीशन में दे करके उसे थोड़ा डायलेट करते हैं, मूव करते हैं, स्पेस देते हैं। स्पेस देने से क्या होता है, उसकी जी सर। फाइबरसिटी बढ़ जाती है। फाइबरसिटी का मतलब होता है जैसे कि रिलैक्सेशन, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देना। और अगर यही हम आरई को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोज में दे दें तो प्रेशर, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा और हार्ट फेल हो सकता है, हैमरेज हो सकता है, जी सर। वाल्व डैमेज हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक प्रैक्टिस का अलग मेथड है। तो हमारी प्रैक्टिस अगर हम साइंटिफिकली समझ करके और उसे स्टडीज करके अगर हम करेंगे तो 100% रिजल्ट आता है। ये जो हमने अभी फार्मूला आपको बताया, ये हमारे क्लिनिकल कोई भी हाई बीपी, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है। ये समझ लिए कि ये इससे हमने अपने वहाँ क्लिनिक में पैटर्न बना दिया। दूसरे नंबर पे स्क्लेरोसिस जी होता है, स्क्लेरोसिस होता है कार्डियक कैन। तो उस कंडीशन में हम S6A1 और WE का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आरई अगर हम एक में दे रहे हैं, S10C5F1A1 में दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम S6A1 और WE देते हैं। WE क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्टिविटीज को संभालता है, न्यूट्रल होती है। तो जहाँ पे पॉजिटिव फेस की जरूरत है वहाँ पॉजिटिव फ्लो करता है, जहाँ पे नेगेटिव की है नेगेटिव फ्लो करता है, बैलेंस में करता है। तो यहाँ से जो रिमूव करना है मुझे प्लग को, जो कंजेक्ट हो रहा है वो प्लग रिमूव होता है, वहाँ से डिसॉल्व हो जाता है। तो ये होता है हमारा कार्डियक पूरा सिस्टम तरीका प्रैक्टिस का। ठीक है, जी सर। तो आप मेन सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। अगर कोई ओके क्वेश्चंस किसी और का है, कुछ जानना जी चाहता है तो जान सकता है। सर। अजूर स्पर्मिया के लिए क्या देंगे? अजूस प्रेमिया, देखिए पहले नंबर पे इसमें कम है गए हो गए हैं स्पर्म का प्रोडक्शंस। तो इसके लिए सबसे पहले आपने देखा होगा S1 आएगा। किसी भी चीज़ की कमी आने के लिए S1 को हम लेते हैं। F1 को भी लेंगे क्योंकि F1 वहाँ पे केयर नहीं कर रहा है, सॉरी नर्वस सिस्टम उससे केयर नहीं कर रहा, वहाँ पे प्रोडक्शंस के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो रिक्वायरमेंट फिल नहीं हो रही है। तो F1 नर्वस सिस्टम जो देंगे, इससे जो हमारे बॉडी का इलेक्ट्रिकल जो वेव है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो बॉडी के सेल्स की मेंटेन होगी, उस ऑर्गन की मेंटेन होगी, वो रिक्वायरमेंट करेगी बॉडी से उस चीज़ को कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे F1 हम दे देंगे और RE दे देंगे और L1 साथ में देंगे। L1 क्या होता है, इसमें बहुत से न्यूट्रिशन चीज़ें होती हैं जो बॉडी के अंदर ज़रूरत होती हैं। L1 लिम्फ भी सेल्स को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, सेल्स सप्लाई करता है, मॉलिक्यूल सप्लाई करता है। तो इस तरीके से उसमें अलग फैक्टर्स है, ये पूरा सब्जेक्ट ही अलग है लिम्फ एंड ब्लड का। तो समझ लीजिए कि ये जो मेडिसिन देंगे ये एजोपर्मिया स्पर्मिया का होगा। ओके, क्लियर? हेलो, C3 ऐड कर सकते हैं सर? C3 का कोई रोल नहीं है। C3 मस्कुलर है और C3 जो है आपका बोन मैरो के लिए भी यूज़ की जाती है, जॉइंट्स के लिए, सैलिवियन फ्लूइड्स के लिए यूज़ की जाती है, स्किन के लिए यूज़ की, टिश्यूज रेमेडी है।
टिश्यूज रेमेडी है। हाँ, यहाँ पे अगर आप यूज़ करना चाहें तो C17 यूज़ करें। C17 का जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हर पूरे बॉडी का जहाँ पे कोई डिफिशियंसी क्रिएट होती है उसे जनरेट करती है, उसे ऑर्डर प्रोवाइड करती है, और वहाँ से जो हार्मोन्स हैं या किसी भी चीज़ के प्रोडक्शंस में कमी आ रही है तो वो पूरा करती है। तो आप यहाँ पे C17 यूज़ कर सकते हैं, हाइपोथैलेमस आरी ग्लैंड। ओरल लेना है या लोकल नहीं नहीं, एप्लीकेशन? आरी ओरल दें, कोई नुकसान नहीं करेगा। अ, हमारा फार्मूला होता है 5 ड्रॉप ईच मेडिसिन। आरी जो है जो होता है वो 10 ड्रॉप्स होता है। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हम 10 ड्रॉप यूज़ करते हैं 50 ml में। 50 ml वाटर लेते हैं, 5 ड्रॉप ईच मेडिसिन लेते हैं जो मुझे रिक्वायरमेंट होती है, 10 ड्रॉप इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस का यही मेथड है खुद का। ठीक है, डन सर, थैंक यू। वेलकम। सो अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम्स को, थोड़ा बैक हो जाते हैं। स्क्रीन पे पिक्चर्स दिख रही है या नहीं दिख रही है, या आउट हो गई है स्क्रीन से पिक्चर्स? और पिछले सेशन में लोग थे या नए लोग हैं, ये जैसा मुझे इन्फॉर्म करते हैं तो उसी हिसाब से हम आगे जो स्लाइड्स हो चुकी हैं उससे आगे बढ़ जाएं, वरना फिर यहाँ शुरू से रिपीट करते हैं। कुछ नए लोग हैं तो वो अपना कह सकते हैं कि नए हैं हम लोग भाई, तो थोड़ा समझने के लिए हम ये तो रिवाइज करते चलें, वरना फिर हम डायरेक्ट उसी स्लाइड से एक्सप्लेन करें जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। चलिए फिर देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस एंड ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो हम ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ट्रीटमेंट करेंगे इसका। ऑस्टियोपोरोसिस cause bone to become weak and brittle, so brittle that a fall or even mild stress such as bending over or coughing can cause a fracture. हेलो सर, आपके स्क्रीन में कुछ आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा, ये किसी ने सिलेक्शन गलत कर दिया है। 1 मिनट से देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आगे ये सिलेक्शन किसी की तरफ से हट गया था, अभी हट रहा था, हमने देखा इस पे दूसरे सिस्टम पे हमने। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस causes bones to become weak। नहीं, मैंने बोला ये अंकल जिससे मेरा मुलाकात हुआ है आज, इतनी पुराने उनकी दोस्ती है, अभी तक नहीं आया। तो मैं लड़कियों को बोला ये सब बोलना। सर जी जी, अभी तक नहीं आया। आप सिलेक्शन करें, और हमारा 3 शायद लोगो दिखा रहा होगा, तीनों में से एक लोगो चेक कर लें और आ जाएगा, क्योंकि ये लोगो हट जाता है तब, या फिर आप आउट हो जाओ, आउट से फिर इन हो जाओ तो आ जाएगा। ओके। जी ठीक है, ये माइक को म्यूट कर दें क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है, और टाइम अब ज़्यादा हो गया है, और स्लाइड्स हमारे पास 87 है, लेकिन 87 पूरी नहीं हो पाएगी शॉर्ट में। तो ऑस्टियोपोरोसिस cause bones to become weak and brittle, to so brittles that fall or even mild stress such as bending over or coughing can cause fracture. Osteoporosis related fractures most commonly occur in the hip पे ज़्यादा होते हैं ये फ्रैक्चर इस टाइप के। रिस्ट और स्पाइन, और रिस्ट पे होगा, कलाइयों पे, और स्पाइन पे। स्पाइन पे अगर फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट हमेशा के लिए माजूर हो जाता है और बेड पे पड़ जाता है, उसका चलना फिरना भी मुश्किल होता है। जब तक माइनर होता है तो मूव कर सकता है थोड़ा, अगर ज़्यादा हो गया है जैसे कि आपने पिक्चर्स में देखा था, तो अगर इस कंडीशन में अगर हो गया है तो फिर वो उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, बेड पे पड़ा ही रहेगा। तो
यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हम इसको बेहतर कर सकते हैं और अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो आगे ट्रीटमेंट्स भी है। बोन इज अ लिविंग टिश्यूज दैट इज कंस्टेंटली बीइंग ब्रोकन डाउन एंड रिप्लेस्ड। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया। अभी हमने कहा ना कि सेल्स जो है रिप्लेस होते हैं और रीफॉर्म होते हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। बोन इज अ लिविंग टिश्यूज दैट इज टिश्यूज। जब सेल्स मल्टी सेल्स कलेक्ट होते हैं तो टिश्यूज जनरेट करते हैं और कई टिश्यूज मिल करके स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो जैसे कि हम मसल्स के लिए ले लें तो फाइबर बनाते हैं, फाइबर जो बनते हैं फिर वो ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे बोन इज ए लिविंग टिश्यूज दैट इज कंस्टेंटली बीइंग ब्रोकन डाउन एंड रिप्लेस्ड। ये जो यहाँ से लिया गया है सन में इसका आया। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? मेन कॉज क्या है ऑस्टियोपोरोसिस का? ऑस्टियोपोरोसिस इज ए मोर लाइकली टू अकर इन पीपल हु हैव लो कैल्शियम इनटेक। ये कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। लो कैल्शियम इनटेक फूड्स के अंदर ले सकता है, जैसे बहुत से लोगों को मिल्क पसंद नहीं है, बहुत से फ्रूट्स नहीं पसंद है। तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए विटामिन की पिल्स हम दे सकते हैं। क्योंकि आप अगर कॉलेज के अंदर गए होंगे तो उसमें देखा होगा प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन आता है, बार बार हम इस चीज़ को कहते हैं। उसके अंदर WHO रिकमेंड करता है विटामिन के लिए एवरी पर्सन्स के लिए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप दे सकते हैं प्लांट से, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क और फूड्स, तमाम सी चीज़ें होती हैं, उसके ज़रिए हम उनको पहुंचा सकते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रिक्वायरमेंट बहुत स्पीडली चाहिए, बॉडी को चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें विटामिन जो कैल्शियम्स हैं उनका मार्केट से ही लेना बेहतर होगा, या जैसे कि ब्राउनविटा है या हॉर्लिक्स है, इस तरीके के कोई सप्लीमेंट्स हैं वो ले सकते हैं। ठीक है। और कैल्शियम इनटेक, अब यहाँ पे लो कैल्शियम इनटेक, आप बहुत से पेशेंट्स होते हैं कहते हैं हम तो लेते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो फीमेल के अंदर ये जान लें कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है, बच्चे को फीडिंग कराती हैं और मेनोपॉज की वजह से ये चीज़ कमी आ जाती है, तो उन्हें तो लगातार हमेशा कैल्शियम वाली चीज़ों को लेते रहना चाहिए और कैल्शियम लेते रहना चाहिए और उन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स पे बहुत फोकस रखना चाहिए और मिल्क का ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। और जैसे कि अगर फ़िश खाने वाले हों फ़िश भी खा सकते हैं, अगर मटन वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे भी मिल जाता है, जैसे बोन के जो सूप्स वगैरह हैं। अगर नहीं खाते तो कोई बात नहीं है, फिर आप मिल्क लें। मिल्क वो भी जो पैकेट में आता है वो पैकेट वाला मिल्क नहीं, जो आकर दे जाते हैं हॉकर्स, उनसे लिया जाए तो बेहतर रहेगा। A lifelong lack of calcium plays role in the development of osteoporosis। बहुत लंबे वक्त तक, अब ये जो लंबे वक्त तक ज़्यादातर जो देखा गया है हमारी नज़र में, जो हमारी क्लिनिक के आसपास 2-3 केस हमने देखा ऑस्टियोपोरोसिस के, उसमें लेडीज़ ही मिली मुझे, जेंट्स बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर लेडीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है, एक तो अपना खुद ख्याल नहीं रखते हैं और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि वो फीडिंग कराती हैं, पीरियड होता है और जब पीरियड चला जाता है मेनोपॉज कंडीशन में होते हैं, मेनोपॉज कंडीशन में ये चीज़ डेवलप ज़्यादा हो जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स, several restricting food intake and being underweight, weakness born in both men and women। जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खाती हैं वज़न तो बढ़ाती हैं लेकिन कैल्शियम्स लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन नहीं कर पाती। वज़न बढ़ने की वजह से बोन एक लिमिटेड वज़न ले सकती है अगर कैल्शियम की कमी है, ज़्यादा वज़न पड़ता है तो भी टूट जाता है। लेकिन जिस पेशेंट्स को हमने देखा वो बहुत ज़्यादा वज़न वाली नहीं थी, दुबली पतली थी, लेकिन उसे बार बार बॉडी की इतनी जगह फ्रैक्चर था कि मुझे देखकर भी अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे इंसान ज़िंदगी जी रहा। 5 ईयर्स हमने देखा होगा, उसके बाद वो पेशेंट मर गई। हालांकि ट्रीटमेंट नहीं, ऐसे ही मुलाकात के लिए गए थे वहाँ पे, और शुरुआत में जब हम यहाँ पे थे
तो वहाँ पे उन लोगों ने से इमरजेंसी के लिए में बुलाया था। बाकी तो वो एलोपैथ पे ज़्यादातर लोगों को भरोसा होता है, इलेक्ट्रो पे तो कम। तो और लास्ट स्टेज में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब मल्टीपल फ्रैक्चर हो रहा हो और टोटल इम्यून सिस्टम बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया हो, तो हम ईएच की मेडिसिन से भी कुछ नहीं कर सकते। टाइम रहते चलते फिरते अगर डायग्नोस हो जाता है कि इन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है, एक आध जगह पे फ्रैक्चर होता है और बार बार फ्रैक्चर होने की कंडीशन नज़र आती है, तो ऐसे कंडीशन में अगर डायग्नोस हो गया है, अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ये ऑस्टियोपोरोसिस क्योरेबल है। लेकिन जब टोटल कैंसर भी क्योरेबल है, लेकिन जब पेशेंट बेड पे हो जाए, इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को रिकवर नहीं कर सकते। सिर्फ मेडिसिन देना होगा। हाँ, ये उनकी किस्मत अच्छी हो, लाइफ लंबी लॉन्ग लाइफ है वो और नेचर ने उनको दे रखा है, तब वहाँ पे ये मेडिसिन कुछ काम कर सकती जाती है, देखा भी गया। तो अच्छा, इसमें कैल्शियम लोग फूड्स के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होता है, ये नहीं सोचता है कि हम न्यूट्रिशन कम करें अपने फूड्स के अंदर, लेते ज़रूर रहें, कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो बॉडी को मिलती नहीं, मैनेज नहीं कर पाती बॉडी। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चंस है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी फूड्स को ले रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो इंटेस्टाइन का है उसमें से जो केमिकल जो रिलीज़ हो रहे हैं फूड्स के ज़रिए उसे एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके उसे सेक्शन को डिवाइड करता है, भेजता है। जहाँ पे कैल्शियम जहाँ पे जाना है वो कैल्शियम जाएंगे, जहाँ पे अदर सप्लीमेंट्स जाना है वो जाएंगे, भेजेंगे, और फाइबर है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर जो डिफिशियंसी होती है वो मेन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो जो भी खाया जाएगा वो फिकस में बाहर निकल जाएगा। वो कुछ ही चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर टेकअप करेगा, बाकी चीज़ों को यूजलेस समझ करके लीवर के अंदर भी अगर वो मेटाबोलाइज हो गया और मेटाबोलाइज कर रहा है तो लीवर भी उसे नॉन एसेंशियल एलिमेंट समझ करके, नॉन एसेंशियल सप्लीमेंट समझ करके वो मेटाबोलाइज करके इंटेस्टाइन में फ्लो कर देगा। तो इस कंडीशन में वो चीज़ जो बॉडी के अंदर जा रही है वो जाके भी वापस आ रही है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा। तो इस प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में हमारी प्रैक्टिस में बताया गया है S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील। S10 आफ्टर मील्स देने का मकसद जो होता है वो डाइजेशन को प्रॉपर करना और चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कराना लीवर के थ्रू। S1 का जो फंक्शन जो मेंटेन है वो पहले जो लेते हैं वो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स का सिक्रेशन करता है फूड्स को अच्छी तरह से मास्टिकेशन के लिए और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने के लिए। ये जा कर के स्टमक के अंदर और ब्रेक्स होते हैं, ये एक पेस्ट की जैसे बन जाते हैं, फिर इसमें से एब्जॉर्प्शन आगे शुरू हो जाता है। लेकिन S1 देने का जो मकसद है बिफोर मील्स, ये बॉडी के अंदर जाकर नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं S1, और जो रिसेप्टर्स हैं जो अपने अपने जो केमिकल्स को पहचान करके, बॉडी के सप्लीमेंट को पहचान करके वो ज़रूरत के हिसाब से बॉडी में टेक करते हैं, लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में S1 जाके रिसेप्टर्स को सही करता है, बॉडी के रिसेप्टर्स को, जो हमारी बॉडी फूड्स के अकॉर्डिंग फूड्स के ज़रिए ले रही है, उसे हर चीज़ को उसमें से लेना, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराना, एब्जॉर्ब करा करके वो बॉडी को सप्लाई करना। तो सबसे पहले रिसेप्टर को सही करते हैं बिफोर मिल्स जो मेडिसिन देते हैं। आफ्टर मिल्स डाइजेशंस को हम ठीक करते हैं। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर सेवरल रिस्ट्रिक्टिंग फूड्स इनटेक एंड बीइंग अंडरवेट, वीकनेस बोन इन बोथ मेन एंड वुमेन्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी से क्या रिलेटेड है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में क्या हुआ कि जब इंटेस्टाइन कुछ अल्सर की वजह से या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से या किसी भी अदर कॉज की वजह से इंटेस्टाइन को 2 से 3 फीट या 10 सेंटीमीटर भी अगर काट दिया गया और काटने के बाद उसे जोड़ दिया गया सर्जरी करके, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो वो स्टेप था, जो एब्जॉर्प्शन की जो कंडीशन थी, जो
आपके बॉडी से एसेंशियल फ्लूइड टेकअप कर रहा था, वो डिफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। अब एक पूरी इंटेस्टाइन 10 मिलीग्राम अगर कैल्शियम लेती है, अगर उसमें हमने कम से कम 10 से 20 सेंटीमीटर इंटेस्टाइन ख़राब होने की वजह से उसे काट के निकाल दी गई, तो वो जो 10 मिलीग्राम ले बॉडी एब्जॉर्ब कर रही थी, वो एब्जॉर्प्शन में कमी हो जाएगी, सारी चीज़ों में कमी आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये कॉज कैल्शियम की भी डिफिशियंसी बनेगी, ऑस्टियोपोरोसिस के कॉज बनेगी। तो यहाँ हुआ डाइजेशन। अगर कोई पेशेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी से अगर उसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो उसे ठीक कर पाना, अगर वक्त ज़्यादा निकल गया है, समय ज़्यादा बीत गया है, तो मुश्किल होगा क्योर कर पाना। अगर वो पेशेंट्स इनिशियल स्टेज में बोन में तकलीफ होती है, आप ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो आप जो मेडिसिन दे रहे हैं उससे कंजम्पशन हर चीज़ सभी चीज़ों का प्रॉपर होता रहेगा, और जब प्रॉपर जो एब्जॉर्ब करेगी बॉडी, तो थोड़ी कमी होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पे, क्योंकि इंटेस्टाइन जब काट दी गई है, एक स्मॉल हो गई, तो उसमें भूख का लगना भी बार बार ज़रूरी हो, क्योंकि फटाफट वो क्लियर होती जाएगी। तो वहाँ आप थोड़ी थोड़ी देर पे उनको, पेशेंट्स को कैल्शियम वाली चीज़ें पीने के लिए, खाने के लिए कहें। जैसे कैल्शियम चीकू के अंदर होता है, कैल्शियम मिल्क के अंदर था, मिल्क शेक वगैरह ले लिया, और भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि लीवर है और किडनी है, जैसे कि ये नॉनवेज के अंदर है, बोन के सूप हैं, और ये टमाटो सूप हैं, पालक सूप्स हैं। पालक सूप्स के अंदर भी बहुत से कैल्शियम, जितनी भी ग्रीन डार्क ग्रीन जो ब्लैकिश कलर लेते हुए लीव्स ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर कैल्शियम रिच भरे पड़े हैं। कैल्शियम भी है, आयरन भी है, और मिनरल्स भी हैं। तो इस तरीके से हम जो नेचर से हमें मिल रहा है, उससे हम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। यहाँ सर्जरी वालों को चाहिएगा थोड़ी थोड़ी वक्त पे कुछ ना कुछ खाते रहें, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। एक 90 केजी या 80 केजी का पेशेंट हो, और उसके इंटेस्टाइन 1 से 10 सेंटीमीटर अगर निकाल दी गई है, तो उसकी पूरी बॉडी के लिए जितनी ज़रूरत थी वो कम पड़ रही है, और उसे बार बार लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मुंह को चलाते रहना पड़ेगा। ठीक है। व्हाट इज द ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कॉमन डिजीज इन द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ये फैली हुई है। द डेंजर इन दैट डिजीज इज दैट यू कैन नॉट फिगर आउट इफ यू हैव इट अर्ली। देखिए यहाँ पे अर्ली कंडीशन आ गई। बिकॉज द सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज नॉट क्लियर, दिस इज डिजीज इज ए कॉमन स्पेशली अमॉन्ग वुमेन, ज़्यादातर वुमेन्स होती है। अगर ये अर्ली पोजीशन पे अगर नहीं समझ में आई, तो अगर लेट हो गया, पेशेंट ब्रेक टोटल बेड पे चला गया, तब उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। S1 हम जब बिफोर मिल देते हैं, तो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। इम्यून सिस्टम बॉडी के फंक्शंस को भी मेंटेन करता है। ऑस्टियोपोरोसिस द मोस्ट कॉमन बोन्स डिजीज, ये बोन डिजीज ही है, कॉमन डिजीज है जो बोन की। कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन मास, बोन का लो मास हो जाता है, एंड डिट्रेशंस ऑफ बोन स्ट्रक्चर, डिट्रेशंस ऑफ बोन स्ट्रक्चर, बोन का स्ट्रक्चर बदल जाता है, कमज़ोर पड़ जाती है, अंदर से खोखली हो जाती है, जैसे कि आपने इससे पहले पिक्चर्स में देखा। ये देखिए, ये नॉर्मल बोन्स है, इनके स्ट्रक्चर्स जो इंटरनल जो बनावट है वो पास पास है, यहाँ पे इसमें स्पेस बढ़ गया है। ओके, नॉट नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग, ये नेचुरल पार्ट नहीं है इसमें, और ये हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के ही हिसाब से जब कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है उसी पे डिपेंड करता है ऑस्टियोपोरोसिस का होना, और ये बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम की वजह से भी होता है। इंक्रीज रिस्क फॉर वुमेन, ये वुमेन के लिए ज़्यादा रिस्क है। पोस्ट मेनोपॉजल, मेनोपॉज, तो ये मेनोपॉज के बाद ये चीज़ शुरू हो जाती है ओवर एज 65, ख़ास करके 65।
और 65 इयर्स के जो वोमेंस होती हैं या कोई भी पर्सन हैं, उनका ट्रीटमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस एक नहीं कई होती हैं। उनके डाइजेशन सिस्टम भी ख़राब होता है, कार्डियक सिस्टम भी एबनॉर्मल होता है, और नर्वस सिस्टम भी और एबनॉर्मल होता है, और ज़्यादा उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो गुस्सा करते हैं, मेडिसिन नहीं पीते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें ट्रीटमेंट दे पाना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर्स को दिखाना भी पसंद नहीं करते हैं कि सभी जगह जाते हैं एक ही जैसा रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं फ़ौरन अच्छे हो जाएं। ऐसे में वो फ़ौरन नहीं अच्छे होते तो मेडिसिन लेना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट में हमने देखा है कि मेडिसिन तो हमारे पास से ले जाते हैं, लेकिन पेशेंट के घर वाले, और जब उनको दिया जाता है तो वो कहते हैं नहीं मुझे मर जाना है, इसे नहीं रहना है, तो इस कंडीशन में वो मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल, ये प्रिवेंटेबल भी है, ट्रीटेबल भी है, अगर वक्त रहते इसे हम समझ जाए तो। ऑस्टियोपोरोसिस लाइक दिस, ये लाइट है फ्रैक्चर्स ये। अब इसमें सीवियर पेन होगी बैक में, बैक एक में। जब हम एमआरआई कराएंगे तब उस वक्त क्लियर होता है कि ये जो है सॉरी ये जो है कंटिन्यू इस तरफ पेशेंट जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी कभी आवाज़ रुक जा रही है, सॉरी। इसमें हमारे दूसरी तरफ भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो वो कभी कभी ऐसा लगता है स्क्रीन से आउट हो गए, तो इसलिए। तो देखिए यहाँ पे नेट टाइप की ये बोन हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ओके। ये स्पंज लाइक, ये लंबर स्पाइन कंप्रेशन फ्रैक्चर, कंप्रेस लेफ्ट L4 नर्व रूट। इसके अंदर नर्व रूट कंप्रेस हो जाती है, इसलिए कमर में से लेकर पैर तक हमेशा पेन बना रहता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ओके ओके। देखिए बिल्कुल स्पेस हो गया है। अब इसमें ऐसा कोई भी अगर वज़न पड़ता है बोन के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि एक मिनट, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है बोन वज़न को बर्दाश्त नहीं करेगी, और जैसे सूखा पत्ता होता है, जैसे कि पुरानी पेड़ की टहनी होती है, जो ब्रांच होती है, लकड़ी होती है, गार्डन में पड़ी होती है, बारिश 2-3 बारिश हो चुकी है, या फिर घर में जो पुराने कोई वुड के फर्नीचर्स होते हैं, वो अंदर अंदर खोखले हो जाते हैं, ऐसी बोन भी पूरी खोखली हो जाती है और ब्रेक कर जाती है, ठीक। नॉर्मल बोन विद ऑस्टियोपोरोसिस। जॉइंट्स पे भी इफेक्ट हो सकता है। एडवांस ऑस्टियो आर्थराइटिस, शोल्डर ऑस्टियो आर्थराइटिस की कंडीशन में यहाँ पे क्योंकि रिलेटेड है बोन से, तो इसलिए यहाँ पे इसको भी दे लिया। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स के अंदर, सेलियन फ्लूइड की डिफिशिएंसी होती है, और कट कट की आवाज़ भी आने लगती है। तो सेम ट्रीटमेंट्स दोनों का है। एक्सरसाइज टू अवॉइड विद ऑस्टियोपोरोसिस, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज, एक्सेसिव बैंडिंग ज़्यादा मोड़ना नहीं है, एक्टिविटीज़ डेट रिक्वायर ट्विस्टिंग ज़्यादा मोड़ना नहीं है, सर्टेन pilates or yoga moves. Tips for the prevent osteoporosis. Preventing osteoporosis protect senior from bone related problems. जब भी सीनियर में कोई भी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो उसे फौरन करना चाहिए। इनकॉर्पोरेट आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा सर, इसके अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो ऐसा कीजिए कि आप आउट होकर फिर से इन हो जाइए, क्योंकि सिलेक्शन कुछ गलत हो गया होगा। सर दो बार किया है, 2 बार प्रयास किया पर हो नहीं पा रहा सर। एक आउट हुए थे आप? शायद मैं औरों को पूछ लूं कि मेरे हाँ जी, आउट होकर 2 बार आया सर मैं जी। तो मेरे और साथियों को भी दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, उससे मुझे आ रही हो सर?
हाँ जी, सभी को दिक्कत आ रही है? हेलो, नहीं, हमको दिखाई दे आ रहा है। रही है सर। सभी को आ सर रही? ठीक हो गया। ठीक हो गया, अच्छा अच्छा। देखिए शायद आपका भी ठीक ठीक है, हो। मैं दोबारा प्रयास करता हूँ। हाँ, दोबारा प्रयास कीजिए। और अगर चलिए। प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी, अगर प्रॉब्लम किसी को भी आ रही है, ये फेसबुक पे हमारा लाइव हो रहा है इस वक्त। फेसबुक हमारा अगर अकाउंट आपके पास है तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं इसको। और ये हमारा यूट्यूब पे भी डालेंगे कल। यूट्यूब से आप भी इस लेक्चर को ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो आवाज़ से काम अगर चलता है चला लें, तो ये आपको मिल जाएगा वीडियोस, ठीक है, फेसबुक पे भी। नहीं, ये बेहतर है कि अगर जी जी सर, अगर आवाज से काम चल रहा है ना जी, तो आप सुन लेते हैं। जी बाकी आप सर ग्रुप में एक ना सर, यूट्यूब का भी अकाउंट डाल दीजिएगा और फेसबुक का भी डाल दीजिएगा। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, मुझे जो है अपना एक कॉल कर देंगे। 9898 जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमारा नंबर नोट कर लें, 9898657045। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट करें, हम आपको सेंड कर देंगे यहाँ से लिंक आपको। 9898657045। और या फिर आपने ग्रुप से अगर लिया होगा, जो हमने ग्रुप क्रिएट किए हैं 4, अगर आप वहाँ से आ रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा, मोबाइल से भी मिल जाएगा हमारा नंबर, ठीक है। या ग्रुप में आप मैसेज डाल देंगे तो भी हम वहाँ से आपको कवर कर लेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस प्रोटेक्ट सीनियर्स फ्रॉम बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग टू एड प्रिवेंशन। कैल्शियम्स इनको प्रॉपर टाइम से देना चाहिए। विटामिन डी रेगुलर यूज़ करें। देखिए यहाँ पे आज जो प्रॉब्लम्स हो रही है, अपार्टमेंट में रहने वाले, बॉम्बे हैं, सूरत हैं, जहाँ भी अपार्टमेंट्स ज़्यादा बन रहे हैं और छोटे छोटे बन रहे हैं, और या फिर कभी ऐसा पुअर जो स्लम एरिया है वहाँ पे भी सन रेस की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, लोगों को सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती। तो सूरज की रोशनी में बैठना बहुत ज़रूरी है अगर विटामिन डी चाहिए बॉडी को। और विटामिन डी जब तक नहीं रहेगा, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कैल्शियम का यूज़ प्रॉपर नहीं होगा। कि आपने ऐड में देखा होगा कि विटामिन डी अगर नहीं है तो कैल्शियम क्या किस काम का। तो यहाँ विटामिन डी हमें जो है येलोइश कलर की चीज़ों से मिल जाता है, जैसे ऑरेंज वगैरह से आप ले सकते हैं। और सूरज के जो रोशनी है, और अभी ख़ास करके सर्दियों के अंदर लाइट होती है, गर्मियों के अंदर बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन सुबह जैसे सूरज निकलता है, उदय होता है, राइज करता है, आप गार्डन में हो या फिर छत पे टेरेस पे आप चले जाएं, वहाँ पे 10 मिनट कम से कम आप सन बाथ लें। सन बाथ, ओके। सन बाथ से आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी ख़त्म हो जाएगी, आपको रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है तो उस कंडीशन में एक्सरसाइज करने पे ख़तरा है कि कहीं पे भी फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज करते रहने से हम आगे बचे रहेंगे इस चीज़ से। रीज़न क्या है कि बॉडी के अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेशंस सभी तरफ रेगुलर रहेगा। सेल्स तक, बॉडी के एवरी सेल्स तक पहुंचने के लिए हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होना ज़रूरी है, स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आर्टरीज के ज़रिए कैपिलरीज तक, आर्टरीज के बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद वेसल्स, वेसल्स से सीधे सेल्स में हमारा न्यूट्रिशन सप्लाई करती है आर्टरीज, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ऑक्सीजन डिफिशियंसी से भी हमारे सेल्स कमज़ोर पड़ते हैं, स्ट्रक्चर्स कमज़ोर पड़ते हैं आर्गन्स के। इस तरीके से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के एवरी पार्ट में पहुंच जाती है और उनका जो है रिफ्रेश हो जाता है और सेल डैमेज होने से बच जाते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज, ए बैलेंस डाइट, एज के हिसाब से फिर बैलेंस डाइट रखें। डाइट के अंदर संभाल के चलें कि मुझे क्या लेना है, किससे हमारे कैल्शियम्स बॉडी के अंदर पहुंचेंगे, किन चीज़ों से नहीं पहुंचेंगे, किन चीज़ों को लेने से हमारी बॉडी का वेट बढ़ेगा लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सब चीज़ें आज फास्ट फूड हैं, बॉडी को नुकसान ही पहुंचे। या चाइनीज़ हैं जो आइटम्स हैं, या स्ट्रीट फूड्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खाने वालों को ओवरवेट जरूर होते हैं, कैलोरी ज़्यादा मिल जाती है लेकिन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बहुत कम होते हैं। ओके, हाउ टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम इनटेक, विटामिन डी, एक्सरसाइज, स्मोकिंग ब्रेक, अल्कोहल ब्रेक। अगर कोई करता है तो पेशेंट्स को मना कराएं,
अगर आसपास है तो उसे रोकें। 12 फूड्स ऑफ डाइट ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस स्ट्रॉन्ग बोन्स, ये सारे हैं। ये पीपीटी हम आपको जब कंप्लीट हो जाएगी, अभी इनकम्प्लीट है, हम ग्रुप में डाल देंगे, तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को ले सकते हैं। हेल्दी फूड्स फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, देखिए इसमें मैग्नीशियम्स होता है बनानास के अंदर, ऑलिव ऑयल है, आलमंड्स हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, पोटैटोज हैं, सोया है, फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं, ऑरेंज जूस है। फैटी फिश और ख़ास करके सालमोन और टूना, ये दो जो हैं डी विटामिन डी के फुल सोर्सेज हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं अगर फिश खाने वाले हैं तो। 10 सुपर फूड्स फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, सालमोन, देखिए सालमोन आ गई यहाँ पे, फिश, योगर्ट जिसे श्रीखंड भी कहते हैं, स्पिनच, सार्डिलिन्स और मिल्क, सिसामी सीड मीन्स जो तिल होती है, वाइट तिल्स, और वाइट बीन्स। फिर क्या है, चीज़, कोलर्ड ग्रीन जो कैबेज ग्रीन कलर में आती है, टफो। टॉप 10 फूड्स टू ईट फॉर हेल्दी बोन्स। ऑस्टियोपोरोसिस के जो बोन के जो जिस तरीके से दिखती है वो ये है हमारी, ये एक गिरे हुए जैसे कि मकान गिरता है, बिल्डिंग गिरती है, उनमें से जगह जगह से स्क्रैच आ जाते हैं और प्लास्टर्स छूटने लगते हैं, इसी तरीके से हमारी बोन हो जाती है। देखिए यहाँ पे नीचे के इस सेक्शन में इस तरीके से बोन क्रैक कर रही है, यहाँ से जैसे कि अर्थक्वेक आता है और फ्रैक्चर क्रैक कर जाती हैं दीवारें, इस टाइप से हमारी बोन क्रैक कर रही है यहाँ पे। ये द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन हाइट ओवर टाइम, hunched or stooped posture, black back pain, especially lower back pain, खास पहचान है, secondary to collapsed vertebra डिस्क कोलैप्स कर जाए, other than usually bone fracturing, अगर बार बार बोन फ्रैक्चर हो जैसे मैंने पहले कहा। ऑस्टियोपोरोसिस साइलेंट डिजीज until complicated by the fractures, most common bone disease in humans characterized by low bone mass, micro architectural deterioration, compromised bone strength, increased risk for fracture. Risk factors for osteoporosis: age, sex, organs failure, कोई भी ऑर्गन फेल हो उस कंडीशन भी हो सकता है, सर्टेन। अब यहाँ पे जो डिपेंड कर रहा है इसी पे हमारा पूरा ट्रीटमेंट फोकस होगा, और ट्रीटमेंट्स अभी कंप्लीट हमने इसमें डाल नहीं रखा है, इसलिए अभी हम जब तक इसका ट्रीटमेंट्स कंप्लीट हम नहीं डाल देते तब तक हम इसे नहीं देंगे अभी। तो ऑर्गन्स फेल, सर्टेन ड्रग्स इंक्लूडिंग ग्लूकोट्राइड्स, हेपरिन, साइक्लोस्प्रिन, मेड्रोक्सास्टोन, एसीटेट, विटामिन ए एंड सर्टेन सिंथेटिक रेटिनॉइड्स, ये क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं। एंटी कन्वर्जेंट्स और न्यूरोफिलेटिक ड्रग्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस, कैंसर ट्रीटमेंट्स, विटामिन B12 डिफिशिएंसी, ये भी एक कॉज है विटामिन B12। रिस्क ऑफ फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ये खास टिप्स हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक्सेसिव स्केलेटल fragility leading to low trauma, fractures, intrinsic skeleton factors, low bone mass उसका कम हो जाएगा, स्पेस इंटरनल बढ़ जाएंगे, अनवेरिएबल जियोमेट्री एट कॉर्टिकल बोन्स साइट्स, स्मॉल बोन साइज, पुअर बोन स्ट्रक्चर्स एट कैंसिलस बोन साइट्स एंड सल्फिक्स, और इनफेक्ट
effective repair of micro damage. Extensive factors propensity to fall. इसके अंदर देखिए ट्रीटमेंट्स, हम शायद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, एक मिनट आगे जाके ट्रीटमेंट देख लें। ट्रीटमेंट हमने लिखा है, शायद यहाँ पे नहीं है तो फिर हम नोट करा देते हैं आपको ट्रीटमेंट। क्योंकि अब टाइम ओवर हो चुका है, हो रहा है। शायद ट्रीटमेंट वाली कॉपी नहीं हो पाई है इसमें, थोड़ा स्लाइड ट्रीटमेंट था इसमें। ये यहाँ पे आ गया ट्रीटमेंट, यहाँ पे नोट कर लें। व्हाट 3 बोन्स आर most affected? Osteoporosis, about 2 million fractures occurs each year due to osteoporosis. All bones can be affected. The disease, the bones of the spine, hip and wrist are most like to break. तो ऐसी कंडीशन में हम S1C4 A1 F1 RE ये ट्रीटमेंट देंगे। S10 आफ्टर मिल्स और इसे बिफोर मिल्स कर देंगे, और S5 TDS चलाएंगे, क्योंकि S5 के अंदर जो है और कैल्शियम और रिसेप्टर्स की पोजीशन ज़्यादा होती है। वो कैल्शियम जो है रिक्वायरमेंट अगर है बॉडी के अंदर, तो S5 देने से बॉडी जो है उसे रिसीव कर सकती है। और अगर कहीं बॉडी के अंदर ये S5 का रेंज बहुत ज़्यादा है, और जब हम मटेरिया मेटका की स्टडीज़ करेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ होंगी। S5 कैसे काम करती है, कोलेस्ट्रॉल पे भी काम करती है और आपका कैल्शियम पे भी काम करती है। किस तरीके से काम करती है, S5 और C4 के साथ मिल करके, तो वो अलग एक है और लंबा डिस्कशन है तो बहुत कुछ, लेकिन वक्त नहीं होता। अब अगर आज यहाँ ये छूटता है तो फिर नेक्स्ट टाइम में इसे लेना होता है, और हमारी कोशिश रहेगी कि अगर आप चाहेंगे तो इसे रिपीट किया जाएगा, वरना फिर हमें कुछ नया सब्जेक्ट लेके आना होगा। और इसमें ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है, एक्सटर्नल इंटरनल सारे ट्रीटमेंट्स, तो उसके बाद हम इस चीज़ को आपको भेज देंगे। सर ट्रीटमेंट एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, देखिए S1C4 है, A1 F1 RE। सर ये डायल्यूशन क्या है? D5 में हम प्रैक्टिस करते हैं। D5 में 5 ड्रॉप ईच मेडिसिन यूज़ करते हैं। हमारे वहाँ जो क्लाइमेट है इस हिसाब से बनता है, आपके वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से देख लेंगे। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप मैं मेरठ से हूँ, तो क्लाइमेट में बेसिकली ठंडे गर्म का, क्योंकि इंडिया में तो इक्वल क्लाइमेट है, ठंडा भी और गर्म भी है सर। जी तो हम नॉर्मल बेस पे मान के चलते हैं, तो हमारे को D5, D4 या D6 में प्रैक्टिस करनी चाहिए। D5 में प्रैक्टिस नॉर्मल मतलब न्यूट्रल बेस है। लेकिन जैसे कि अभी जैसे टेम्परेचर है हमारे वहाँ, टेम्परेचर आप अगर कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आप? सर मेरठ से हूँ, मेरे यहाँ 8 डिग्री टेम्परेचर है इस समय सर। अब हम इस वक्त पंखे में बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम सूरत में हैं, तो कहने मतलब है कि यहाँ पे अलग टेम्परेचर चल रहा है, तो हो सकता है रिजल्ट आपको कम मिले, इसलिए हमने पूछा आपको। तो रिजल्ट अगर अगर मेडिसिन का रिजल्ट कम मिलता है तो आप जब 5 ड्रॉप्स जो हम मेडिसिन बता रहे हैं आप ईच लें, तो 5 के बजाय आप 10-20 भी कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। और आरी जहाँ हम 20 करते हैं उसको 10 करते हैं, उसको 20 भी कर सकते हैं और 30-40 भी ले जा सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है, आपके वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है यूपी के अंदर, तो गर्मी में जो है इसे 5 ड्रॉप से भी कम कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार थोड़ी सी बात पूछना चाहता हूँ सर। जी बोलिए। कि हम पीएच मेडिसिन टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे करते हैं जी, तो गर्मी में जी मैक्सिमम गर्मी का समय 40 है जी, 40 में क्या इसका डोज होना चाहिए और 5 में क्या डोज होना चाहिए सर इसका? देखिए ठंडक में जैसे कि हम अभी न्यूट्रल डोज हम 5 ड्रॉप ईच मेडिसिन कर दे रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल चलाते हैं।
अब अगर जी। सर्दी है तो हम इसे 10 ड्रॉप कर देंगे ईच मेडिसिन, ठीक है। ठीक सर। अगर गर्मी चल रही है तो जी। गर्मी के अंदर या तो हम क्या D5 को 1:47 से एक बार और तोड़ लें और तोड़ करके रख लें। लेकिन जनरली जो है D5 की मेडिसिन सभी जगह पे एक जैसी काम करती है और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। किसी किसी पेशेंट में आपको कॉम्प्लिकेशंस लगेगा कि ये मेडिसिन एग्रवेट कर रही है किसी किसी पेशेंट में। तो ऐसी कंडीशन में जी। फिर 1:47 वाला जो आपका फार्मूला टूट के रखा हुआ है उसका इस्तेमाल कर लें, या फिर जो D5 से आपने पेशेंट्स को बना के दे रखा है उसको आप लें और लेकर इसमें से 5 ml ले लें। जैसे 50 ml में आपने मिक्सचर बनाया, ईच मेडिसिन 5 ड्रॉप और 10 ड्रॉप इलेक्ट्रिसिटी, तो ये 50 ml में आपने तैयार रखा है, पेशेंट को दे दिया। अब पेशेंट को एग्रवेट कर रही है तो आप उसे मंगा लें गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में ज़्यादा एग्रवेट करती है और ठंडक में भी किसी किसी पेशेंट को एग्रवेशन आ सकता है, तो आप मंगा लें। मंगाने के बाद आप क्या करें, उसमें से 1 ml लेकर 50 ml में मिक्स कर दें। एग्रवेशन का सीवियर है तो, अगर माइनर है तो मतलब 2.5 ml ले लें और लेकर 50 ml मिक्स करके पूरा स्टिकर लगा दें और उसे दे दें। और इसकी मेडिसिन को किनारे आप स्टॉक कर दें और नाम लिख दें कि जब नेक्स्ट टाइम आएगा फिर इसी में से आप डाइल्यूट करके देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? सर एक बात और कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। जी अमूमन लोग 19 और 147 के रेशियो में कंफ्यूज हैं। जी तो जैसे हमने अपना सुना है लाइफ के अंदर कि क्रोनिक में तो आप 150 में ले जाओ, 100 में ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। जी जी लेकिन जो इंस्टेंट रिलीफ की कंडीशन में 19 या के रेशियो में देना चाहिए। जी तो हमारा 147 वाला भी क्या उसी, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी चर्चा हो रही है जी तो आप 147 के रेशियो पे काम कर रहे हैं, तो हम इंस्टेंट रिलीफ भी एलोपैथिक के लेवल पे भी रिलीफ दे सकते हो सर? जी देते हैं हम क्लिनिक में। जब भी हमारा पेशेंट आता है कोई हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर के मेडिसिन D5 के रेंज में, हमारा पेशेंट 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। जी तो सर इसमें ये तो मैं जी तो समझ चुका हूँ कि सर ये जो हमारा क्योर्ड एसेंस है जी ये एक टाइप से मानते हैं कि इसमें ये 5000 किलो है। जी हम एग्जैक्टली नहीं खा सकते, हमें 100 ग्राम खाना है। जी जी पर क्योंकि मैं बहुत लोगों की कंफ्यूजन को देखता आ रहा हूँ जी तो मुझे एक बात तो समझ आ गई, अगर हम उस क्योर्ड एसेंस में से एक ड्रॉप भी जी 1 लीटर में या 10 लीटर में डालेंगे जी तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी जी मतलब कुल मिला के जो हमारे काउंसलर मैटी जी ने जी एक कॉन्सेप्ट लिया था कि हमने अगर एक ड्रॉप भी डाल दी 1 लीटर के अंदर, जी अब हम उसे D5 कह सकते हैं, D4 कह सकते हैं या D30 कह सकते हैं, जी पर वो रिजल्ट तो देगी ही देगी। देगी मतलब देगी कुल मिलाकर हमारे मेडिसिन के अंदर रिजल्ट अच्छे होने चाहिए। जी। अच्छा, रिजल्ट अच्छे कैसे होंगे? जब हम स्टैंडर्ड फार्मूला करेंगे, जैसे कि कुछ जो लोग कह हमारी रहे हैं मेडिसिन ले रहे हैं जी वो जी आवाज कट रही है आपकी। सर ये तो डाइट के ऊपर है ना सर। सपोज कीजिए मेरी कैपेसिटी है 10 रोटी की जी और आपकी कैपेसिटी है सर 5 रोटी की। जी 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 अब जो क्योर्ड वाली एसेंस है वो 1 ड्रॉप है जी तो अगर मैंने उसे आधा लीटर में ले लिया जी तो मेरी कैपेसिटी पूरी हो गई जी और आपने उसको 1 लीटर में ले लिया तो आपकी कैपेसिटी पूरी हो गई। बेशक क्योंकि बेशक हम बॉडी की कैलकुलेशन नहीं लगा सकते सर जी जी patient जी 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 की, तो उसमें हम मतलब बैलेंस कर सकते हैं जी जिस हिसाब से हम समझाने को। मेरी सर आज दूसरी क्लास है, जी कल मेरी आपसे व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन हुआ था, जी जी मुझे बहुत अच्छा लगा था आपसे बात करते में। जी जी आज भी थोड़ी मैं क्लास लेट अटेंड कर पाया आपकी। जी जी ओस्टियोपोरोसिस को मैं थोड़ा सा समझा, पर आपने जो समझाया बहुत अच्छा समझाया सर। तो जी। जो मैं अब तक, क्योंकि सर मैं पिछले 7 महीने से डिफरेंट क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, जी तो मैं जो समझाऊं सर अब तक जी कि 147-19 का रेशियो इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना ईएस की मेडिसिन वैल्यूएबल है। जी अगर हम ईएस में प्रैक्टिस कर रहे हैं जी तो हम एलोपैथ को मात्र दे सकते हैं, देते हैं। पैटर्न कुछ भी हो, पर वो ये कि हम अपने ड्रॉप को हम्म, 147 पे 19 पे कैसे भी ले जाए। D5 जैसा आपको भी आपका प्रैक्टिस रहा है D5 के अंदर बहुत अच्छा रहा है, जी तो मैं चाहता हूँ मैं भी D5 पे लेके आऊंगा जी सर जी। आपको। अच्छा तो वन इज अगर हम उसी में थोड़ा सा अगर सर लेवल कम कर लेता हूँ। जी सर जी 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 कहिए क्या करें, लेवल आप कुछ करें जी। नहीं सर मैं तो अपनी विचारधारा बता रहा था सर। नहीं नहीं आप थोड़ा सा नहीं आप बताइए क्योंकि हम हमारे जहन में भी कुछ चीजें आ रही थी, वो आप अपनी पूरी कर लें बात, तो उस पर भी हो सकता है उसी में भी साथ में हो जाए हमारे। जी। तो मैं जो चीज चाह रहा था ना सर, जी। एक्चुअली मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया जी। सर। मैं 20 साल से प्रोस्टेटिक ऑर्थोपेडिक इंजीनियर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ सर जी मेरठ के अंदर। जी जी और प्रभु की कृपा से आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा नाम है मेरा। जी जी पर मैं थोड़ा ईएच की प्रैक्टिस को ये कंफ्यूज हुआ कि 10 लोग मिलके ना 10 कहानियां बनाने लगे, लेकिन मैंने उन सबका केवल निचोड़ एक निकाला जी कि आप कैसे भी लेके आओ, जी
और सबका सेंस एक ही है। जैसे आपने 147 कहा, किसी ने 19 का रेशियो कहा, और सबने कांस्टेंट नहीं कहा। किसी ने कहा कि भाई हम D3 से मेडिसिन बना रहे हैं, जी मैथी जी D1 से बनाते थे, मेडिसिन क्यूड एक्शन से बनाते थे। जी और जैसे मैंने वीडियो पढ़ा कि 180 ml में जी वो 4 वो ग्लोबुल्स डाला करते थे, 3 या 4 ग्लोबुल्स डाला करते थे। जी अगर वो उससे रिजल्ट नहीं आता तो उन ग्लोबुल्स की जो 180 ml एक गिलास पानी हुआ करता था, जी जी उसकी 10 ड्रॉप दूसरे 180 ml में डाला करते थे। जी ठीक है सर, तो जी बड़ा कंफ्यूजन वाला था। लेकिन मैंने जो अपना निष्कर्ष निकाला जी कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग पोटेंसी दे रहे हैं जी और अगर पेशेंट को रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम उसे लोअर पोटेंसी पे या हायर पोटेंसी पे ले जा सकते हैं, जी जी और पेशेंट को 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। आएगा आएगा, सही कह रहे हैं। देखिए तो कुल मिला के मेरा जो मैं कहना चाह रहा था, ये कहना चाहता था कि ईएच की मेडिसिन में जान है, बहुत हमारी जबरदस्त। पैथी में जान है, हमारे हाथों में जान नहीं है। बस हम बस उस बस चीज को ये। कंफ्यूज करके कर नहीं पा रहे। बस देखिए इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जो साइंस को नहीं समझ रहे हैं, और साइंस के न समझने की वजह से वो कंफ्यूज हो रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। तो इसमें क्या है, देखिए हमारा जो मेडिसिन समझने का जो तरीका है, शुरू में हमने बताया है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए आर्गन्स, आर्गन्स है, प्लांट्स के हम आर्गन्स लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन आर्गन्स हो गया। तो हमने प्लांट्स को जो कलेक्ट किया, उसमें जो एक्सट्रैक्शन किया, तो उसका जो एक्सट्रैक्शन मुझे मिला, जो एक्सट्रैक्शन मिला वो टिश्यूज फॉर्म में मिला, ठीक है, टिश्यूज फॉर्म में। अब टिश्यूज को जब हम किसी भी चीज़ को और डाइल्यूट करते हैं तो वो सेल फॉर्म में मिलता है फिल्टर करने के बाद, ठीक है। जो सेकंड फर्स्ट D1 जो बनी हमारी वो टिश्यूज फॉर्म में बनी, सेकंड जो बनी वो सेल फॉर्म में आई, ठीक है। और अगर हम 1:9 के रेशियो से और आगे बढ़े तो हमारा जो ऑर्गेनेल्स सेल्स जो होता है वो मिल जाता है प्लांट्स का। फिर जब हम उसके 3 से जब 4th में जाते हैं तो वहाँ पे मुझे मॉलिक्यूल्स मिलता है। जब हम D5 रेंज पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे मुझे एटॉम्स मिलता है। अब एटॉम्स पे प्रैक्टिस हम करते हैं, पेशेंट को देते हैं, लेकिन जब हम पेशेंट को डाइल्यूट करके देते हैं, पेशेंट की जो बोतल में डालते हैं वो भी डाइल्यूट हो गई ना। जी उसकी बात है। तो वहाँ पे हमारा न्यूक्लियर सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। तो न्यूक्लियर सिस्टम में 3 फेज काम करते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिव वर्क करता है। अब किसी की सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव एक्शंस को ज़्यादा फील करेगा, किसी की मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिविटी ज़्यादा फील करेगा। हमें एंटीडोज देना है। पेशेंट अगर पॉजिटिव डिजीज़ में आ रहा है तो हमें नेगेटिव डोज देना है, अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव डोज देना है। आर्गन अगर फंक्शन नहीं कर रहा है उसको फंक्शन कराना है, अगर फंक्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है उसको नॉर्मल पे ले आना है। बीच का जो काम होता है न्यूक्लियस का, वो दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बैलेंस पैदा करना। जब बॉडी के बैलेंस इम्बैलेंस हो जाते हैं तभी हमारे बॉडी के अंदर डिजीज होती है। तो हम सेल्स के, इंटरनल सेल्स के जो है इस न्यूक्लियस सिस्टम को मेंटेन करते हैं ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। तो ये पूरे बॉडी के जो सर्कुलेट पूरी सिस्टम है एक साथ मैनेज होती है, और इसलिए हम ईएच की मेडिसिन जो 5 सेकंड to 5 मिनट के अंदर एक्शन ले लेते हैं। अब जैसे कि इसको समझने के लिए, जैसे कि कोई भी चीज़ है 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं पानी को। एक तो अगर हमने फ्रीज कर दिया तो हो गया सॉलिड, अगर उसे हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया तो वो हो गया लिक्विड, और जब उसे बॉयल कर दिया तो गैस में, तो उसके मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए, टोटल फ्री हो गए, तो वो गैस में कन्वर्ट हो गए। तो हम जो है मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जितने हम फ्री करते जाते हैं मेडिसिन के बॉडी के रेंज के हिसाब से, किसी को D5 पॉजिटिव हो जाती है, किसी को 1:47 का 30 डाइल्यूशन भी होता है, वो भी पॉजिटिव आता है। लेकिन मेरी प्रैक्टिस में D5 पे ही अटकी हुई है, इससे आगे हमारी नहीं बढ़ी है। ना मुझे 30 डाइल्यूशन में कोई रिजल्ट मिला है, ना 100 में मिला, ना 200 में, ना 500 में, किसी में कोई रिजल्ट ही नहीं मिला मुझे D5 पे। अच्छा 1:47 का जो प्रैक्टिस है वो D3 से ही बनाते हैं, 1:47, और 3 फेजेस पे जाते हैं, डाइल्यूशन 1, डाइल्यूशन 2, डाइल्यूशन 3। जैसे कि D1 यहाँ पे D4 D5 हो गया ना, 5, ये ग्लोबल फॉर्म की प्रैक्टिस हो गई। ये आगे लिक्विड फॉर्म में अगर करना है तो 1:47 से 3 रेशियो 3 इधर बढ़ जाते हैं। तो D3 से हम D5 जो ग्लोबल्स बनाते हैं वो भी बनाते हैं, और अगर ग्लोबल्स में प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो लिक्विड में उसको बना लेते हैं, और इधर 1:47 में अगर लिक्विड में प्रैक्टिस करना है तो इधर ये भी कर ले। लेकिन हमने ग्लोबल्स में मेडिसिन बनाई सूरत के अंदर, लेकिन यहाँ पे सब मिक्स हो गई, उसमें चिपक गई, आपस में स्टिक हो गए। इस कंडीशन में हमने लिक्विड फॉर्म की प्रैक्टिस शुरू कर दी D5 में, और वही हम सभी को बता रहे हैं कि ईजिली दे सकते हैं, ईजिली यूज़ कर सकते हैं।
ठीक। नहीं सर, एक्चुअली ग्लोबल्स के अंदर थोड़ी समस्या इसलिए भी है क्योंकि ग्लोबल्स की वैल्यू नहीं मालूम किसी को भी जी कि वो डिस्क्रिट किस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि हम जो ग्लोबल्स मान रहे हैं वो डिस्क्रिट भी मान रहे हैं, हम होम्योपैथिक वाली वो 10, 40, 30 वाली मेडिसिन भी मान रहे हैं। अगर हम उस लेवल पे लेके चलते हैं, क्योंकि जो मैं अब तक देखा है सर, मैंने जो थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है 1-1.5 महीने के अंदर, जी मैंने ड्रॉप्स के अंदर किया सर, जी और बाबा की कृपा से और आप भाइयों का आशीर्वाद से जी मैंने हार्ट के पेशेंट को भी ट्रीट कर दिया सर। जो पेशेंट 25% ब्लॉकेज में था जी जी वो 25% खुल गया सर। जी जी तो देखिए, मैं आप सब भाइयों से सीख रहा हूँ और आप सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जो हम सब लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं जी सर। पर इसका जो एक कंफ्यूजन है ना सर, ये थोड़ा सा का दूर हो जाए। देखिए, मैंने तो अपने दिमाग से कैलकुलेशन लगा ली कि हम 1:47 के रेशियो से करें या 1:9 के रेशियो से करें। जी अगर D5 पे काम कर रहे हैं और पेशेंट को रिलीफ नहीं आया, D10 पे भी ले जाओ, D30 पे भी ले जाओ। जी जी अगर पेशेंट को रिलीफ आ गया, बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है, आप D3 पे भी ले आओ। किसी ने हमसे बोला कि आप D1 से डायरेक्ट के भी करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, पर आपका जो मुझे प्रैक्टिस करने का तरीका लगा वो ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि केवल आपने पैटर्न पे काम किया, एटम के नीचे जी जो आप जोन्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं, जी तो आप एक ही चीज पे काम, जी तो जब हम उस चीज के ऊपर काम करेंगे तो हम इंटरनल पूरी सफाई कर देंगे, जी तो सारे ऑर्गन, फंक्शन, सेल्स जी सब प्रॉपर वे में काम करना शुरू कर देंगे। जी जी हम थर्ड फ्लोर पे काम नहीं कर रहे सर, जी जी हम ग्राउंड फ्लोर से काम करेंगे तो जी। पूरी सफाई अच्छी होगी। बेशक और अगर हम इस बेस पे रहेंगे कि सर फर्स्ट फ्लोर पे करूं या सेकंड फ्लोर पे करूं, जी तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो मैंने अब तक पीएच में कमियां देखी हैं जी सर। जी। तो इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे कि आप टेम्परेचर से हिसाब से आप कह रहे थे मेडिसिन की प्रैक्टिस का, तो हमारे पेशेंट्स जी। को ऐसे ही जैसे समझाया तो पेशेंट ने खुद करके देखा और रिज़ल्ट भी अच्छा मिला। जैसे कि देखिए गर्मी का मौसम है, आप D5 दे रहे हैं, पेशेंट को इससे एग्रावेशन हो रहा है, तो आप क्या करें, उसे चिल्ड वाटर में दे दें, तो जो इसके जो फोर्स होते हैं वो कम देखे गए हैं। वो टेम्परेचर कम हो जाने के बाद पानी में डालने से बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जाके कम हो जाता है, जो हीट होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब पानी चिल्ड वाटर पीते हैं तो पसीना निकलना कम हो जाता है। थोड़ा सा अगर फैन के नीचे बैठ गए तो ठंडक लगने लगती है बॉडी को। तो इस कंडीशन में जब ये मेडिसिन दी जाती है D5 की ही जो है, तो वो जहाँ पे एग्रीवेट कर रही है वहीं पे रिजल्ट अच्छा मिलने लगता है। और ऐसे ही ठंडी के सीजन में अगर ये जो है हमने D5 दिया उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसी कंडीशन में फिर हम हॉट वाटर में देते हैं तो उसका रिजल्ट वैसे ही अच्छा मिल जाता है। तो मतलब ये टेम्परेचर भी इस पे काउंट कर रहा है, सेल के ऊपर ना कि। बोले सर। जी हाँ, हमारी पूरी स्टडी जो रही है वो सेल पे ही रही, और सेल पे ही हमने इसको पूरा तैयार किया प्रोग्राम को। नहीं सर, आपका पैटर्न अच्छा है क्योंकि आप एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं। देखिए जी। क्या अमूमन जो प्रैक्टिस चल रही है वो ऑर्गन, फंक्शन, सेल्स और एटम्स के ऊपर से चल रही है। अगर आप लोअर बेस पे चल रहे हैं ना सर, जी हमें क्लियरली साफ कर रहे हैं सारी जी, चीजें, जी। वो धीरे धीरे होगी, जी समय लगता है सबके अंदर। जी और जो टेम्परेचर वाली बात है ये भी अच्छा है सर, जी कि अगर हम आपके हिसाब से जो है जी ये कोल्ड टेम्परेचर पे अच्छा इफेक्ट करती है। जी और गर्मियों के अंदर हम इससे डाइल्यूशन को मतलब जो ड्रॉप्स बढ़ाएंगे जी तभी अच्छा रिजल्ट देगा। जी लेकिन अगर हम एक ही पैटर्न लेकर चलते हैं कि साहब हमारे को सर्दी के हिसाब से तो 5 ड्रॉप देनी है, जी गर्मी में वही 5 ड्रॉप देनी है और हॉट वाटर के अंदर दे देनी है, जी। या सर्दी में हॉट वाटर में देनी है, जी तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट जी रहेगा। जी तो अच्छा, बेटर है, बहुत बेटर है, जी। बहुत बड़े सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो गुड नाइट किया जाए, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी कहना चाहते हैं कि ये हमारा रेगुलर क्लास भी चल रहा है मंडे टू फ्राइडे, तो जिसमें हम सेशन वाइज जो है सेल पर डिस्कस है, फिलॉसफी पे है, फिलॉसफी के अंदर हमने सेल को रखा है, फार्मेसी के अंदर क्लिनिकल किस तरीके से मेडिसिन को तैयार करते हैं वो है, और फिर हमारा मटेरिया मेड का है जो मेडिसिन को किस तरीके से हम ऑर्गन वाइज सेलेक्ट करते हैं, और फिर है एनाटॉमी, हमारा जो है थर्सडे को होता है एनाटॉमी अकॉर्डिंग डिजीज़ एनाटॉमी, और फिर हमारा जो फ्राइडे को होता है डिजीज़ पे डिस्कशन। अभी हमारा लीकोप्लेकिया ख़त्म हो गया, इससे पहले ऑस्टियोमिलाइटिस था, सॉरी ऑस्टियोमिलाइटिस कह रहे हैं, ग्लोसाइट्स, टंग में स्वेलिंग आ जानी है। तो इस तरीके से अगर कोई चाहे कंप्लीट एडमिशन ले करके तो वो भी कर सकता है, वो फ़ोन पे कांटेक्ट कर ले, और उसका जो है मंडे टू फ्राइडे क्लास अलग होता है। ये हमारा डेमो क्लास है, एवरी सैटरडे संडे फ्री है टोटल। और इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, ये जो अभी ऑस्टियोप्रोसिस का जो लेक्चर हमने इस पे लिया है,
और ये जो है डिस्कस हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स ने जो डॉक्टर्स हैं प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने इस चीज़ पे मुझसे क्वेश्चन किया था। उसका पूरा प्रोग्राम बना करके हम सैटरडे संडे को दिखा देते हैं कि उनके जो है जो क्वेश्चंस हैं, जो उनके डाउट्स हैं, वो डेमो क्लास में उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरी कोशिश है कि अच्छी प्रैक्टिस की जाए, ओके, और अच्छे डॉक्टर्स तैयार किया जाए। और ईएच जैसे कि एक बदनाम हुई थी किसी ज़माने में, तो नाम वाली पैथी बन के उभरे। ठीक है, तो गुड नाइट की जाए। बहुत अच्छी विचारधारा सर आपकी, बिल्कुल चाह हम सब लोग सब कामयाब होंगे सर। बेशक। धन्यवाद सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, ऑल्सो गुड नाइट।